हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? बताइए। बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आशा भी करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ कि आप जहां भी होंगे एकदम मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के 12 चैप्टर्स पूरे ही कर लिए, समझ लो। इसके बाद हम काव्य खंड पे पहुंचने वाले हैं, है ना? तो आज मैं लेकर आई हूं आपका जो पाठ है 12, गांव के बच्चों की शिक्षा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको पता ही है प्रश्न रहता है 1, विकल्प रहते हैं 4 और सही से बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़कर विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना होता है। तो चलो, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यहां पर आपको होना होता है एकदम चौकन्ना। अब देखती हूं कि सबसे पहले प्रश्न का उत्तर आप में से देता है कौन। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न दिया है, गांव के बच्चों की शिक्षा व्याख्यान कहां से लिया गया है? पहला विकल्प है शिक्षा और ज्ञान, दूसरा त्रिकाल दर्शन, तीसरा आज नहीं पढ़ेगा और चौथा स्कूल की हिंदी। बताइए, गांव के बच्चों की शिक्षा जो व्याख्यान है वो कहां से लिया गया है? इनमें से लगाइए, अनुमान लगाइए, कहां से होगी गांव के बच्चों की शिक्षा? तो शिक्षा और ज्ञान, त्रिकाल दर्शन, आज नहीं पढ़ेगा, स्कूल की हिंदी। थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में बुद्धिमता से काम लेंगे ना, तो उत्तर आपके सामने है और उत्तर होगा पहला। जिन्होंने भी पहला उत्तर चुना है वे बिल्कुल मस्त तरीके से आपका उत्तर सही गया है। तो अपने नाम के साथ उत्तर जरूर लिखना बेटा। मान लीजिए आपका पहले का उत्तर आता है पहला सही, तो आप लिख दो पहला ए, ठीक है। यदि आपको लगता है दूसरे का, अब देखते हैं दूसरा क्या कहता है। तो हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आपको लगता है कि दूसरे का होगा, देखो, जैसे नीली आंखों वाले बगुले रचना है किसकी रचना है? पहला दिया है मोहन राकेश, दूसरा दिया है कृष्ण कुमार, तीसरा दिया है मेहरुन्निसा परवेज और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो नीली आंखों वाले बगुले किसकी रचना है? मोहन राकेश, कृष्ण कुमार, मेहरुन्निसा परवेज या इनमें से कोई नहीं? नीली आंखों वाले बगुले, क्या लग रहा है आपको? ए बी सी डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, का खा ग घ। यदि आपको लगता है कि इसका उत्तर है बी, मान लीजिए आपको लग रहा है कि इसका उत्तर दूसरा है, तो आप बी लिख सकते हैं और आपका जवाब एकदम चला जाएगा फैंटास्टिक, मतलब एकदम सही। तो मैं एक बार फिर से आपको कहूंगी कि जब भी आप उत्तर चुनो ना, तो अपना नाम जरूर लिखना। जैसे मान लो आप लिख दो, सपोज आप में से सौरभ ने सही उत्तर चुना, तो आप लिख दो सौरभ आंसर दूसरा बी, मजा आ जाएगा। फिर जब भी मैं आपके कमेंट्स देखूंगी तो आपको नाम के साथ बधाइयां दूंगी भाई। हाँ, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। अब देखते हैं कांति, रूबी, अंजलि कौन उत्तर देता है। शिक्षा शास्त्रियों में किस विषय पर प्रायः वाद विवाद होते रहते हैं? शिक्षा शास्त्रियों में किस विषय पर प्रायः वाद विवाद होते रहते हैं? किस विषय पर? शिक्षा शास्त्रियों के बीच की बात हो रही है, ठीक है। शिक्षा शास्त्रियों में किस विषय पर वाद विवाद होते रहते हैं? शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री। तो पहला है शिक्षा का माध्यम पर वाद विवाद होते रहते हैं क्या? डिबेट छिड़ जाते हैं? या फिर वयस्क शिक्षा, या फिर गांव नगरों की शिक्षा, या फिर दिया रहता है साहित्यिक विधा। तो किस पर आपको लगता है कि गांव जो है दी जाती होगी? बताइए, शिक्षा शास्त्रियों में किस विषय पर वाद विवाद होता होगा? शिक्षा का माध्यम, वयस्क शिक्षा, गांव नगरों की शिक्षा या फिर साहित्यिक विधाएं?
शिक्षा शास्त्रियों के बीच में शिक्षा का माध्यम, वयस्क शिक्षा, गांव नगरों की शिक्षा या साहित्यिक विधाएं। अब हमें ध्यान देना है ये कि जब हमारा प्रश्न पूछा गया है इस पाठ से संबंधी, तो बड़े सोच समझकर आप उत्तर चुनेंगे और लिख देंगे गांव और नगरों की शिक्षा पर शिक्षा शास्त्रियों में प्रायः वाद विवाद होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो गांव के बच्चों की शिक्षा का है। तो इस आधार पर हम देखेंगे तो हमारा उत्तर यही सही होगा, इसलिए आपको बड़े सोच समझकर उत्तर देना होगा। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं और इसी आशा के साथ कि अब बड़ी सूझबूझ के साथ सोच समझकर उत्तर देंगे आप। कमाराले का देश किस देश का उपनिवेश था? किस देश का उपनिवेश था जहां लेखक कमाराले थे? गांव था, फिर गांव से वो अपने चाचा के घर गए, याद है? हाँ, संघर्ष याद है, उनकी मां के द्वारा कहे गए कथन याद है। गांव से शहर, शहर से राजधानी, राजधानी से देश से विदेश। सारा गांव बड़ा गदगद था कि हमारे गांव का बच्चा तो विदेश जा रहा है। वहीं मां दुखी भी और नाखुश भी, क्रोधित भी। जब कमाराले अपनी मां से विदा लेने पहुंचते हैं तो आपको याद है ना कि मां ने क्या कहा था? तुम आज आए हो मुझसे विदा लेने? अरे मैं तो कई वर्ष पहले ही समझ चुकी थी, कई सालों पहले ही तुम विदा ले चुके थे। जब तुम्हारे पिता, चाचा, मामा ने जब तुम्हारा दाखिला प्राथमिक शाला में करवाया था, तभी मैं समझ चुकी थी कि लड़का तो गया, हाथ से, गांव से, शहर से और देश से। इतनी मतलब विश्वास के साथ उनकी मां ने ये कथन कहे थे। तब समझ में आया जब कमाराले स्वयं लेखक बने और उन्होंने यही कथन लिखे कि उनको हूबहू कथन उसी तरह से तो याद नहीं थे, लेकिन तब लगा उनको कि मां ने ये बात क्यों कही थी। तो कमाराले का देश किस देश का उपनिवेश था? साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा था। तो पहला है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है अमेरिका, चौथा है जर्मनी। तो यहां पर जो बात की गई है कमाराले की, प्रश्न है चौथा, तो क्या चौथे को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो क्या उत्तर दूसरा होगा? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और ये जो है उनका देश जो था फ्रांस का ही उपनिवेश था। अगला, कमाराले की आत्मकथा किसे समर्पित है? उन्होंने क्या कहा कि ये जो मेरी आत्मकथा है वो देश की तमाम, बताइए, देश की या जो भी है, किसके लिए? अपनी मां को, उनकी जो आत्मकथा है वो उनकी मां को समर्पित है, अपने पुत्र को समर्पित है, अफ्रीका के असंख्य अशिक्षित माताओं को समर्पित है, या फिर अफ्रीकी बुद्धिजीवियों को समर्पित है? जो बुद्धिमान शिक्षाविद, किसको समर्पित है उनकी आत्मकथा? क्या लिखा था उन्होंने कि मेरी जो आत्मकथा लिख रहा हूं मैं वो अफ्रीका के असंख्य अशिक्षित माताओं को समर्पित है। ठीक है, क्योंकि कोई भी मां स्वयं से दूर अपने बच्चे को दूर होते हुए नहीं देख सकती, और जो उनकी मां के हृदय पर आघात लगा, आघात इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि इतना दुख हुआ उन्हें, और वो अशिक्षित अनपढ़, जिन्हें कहता है अरे ये अशिक्षित, ये अनपढ़, भला क्या जानेंगे। बेटा, जब किताबी शिक्षा नहीं थी ना, तो वास्तविक ज्ञान था हमारे बड़े बुजुर्गों के पास। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनके अनुभवों को सुन लिया करो, उनकी कही गई बातों को मान लिया करो, बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही साथ उन्हें तो खुशी होती है, और हम देखेंगे कि हमारी भलाई भी उसमें छुपी होती है, जो दिखाई नहीं देती, बाद में समझ में आती है, और हमें लगता अरे अच्छा हुआ
हमने ये बात मान ली। जो नहीं मानते समझ में आता कि अरे देखो, जो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख, ऐसी कहावत है। अगला है, कृष्ण कुमार का जन्म कब हुआ था? किसको याद है? बिना विकल्प के भी बिल्कुल बहुत से बच्चे आंसर्स दे चुके होंगे। तो कृष्ण कुमार जी का जन्म कब हुआ था? पहला, सन 1960, सन 1651, सन 1940, सन 1980। तो कृष्ण कुमार जी का जन्म हुआ था सन 1951 में। ठीक है, कृष्ण कुमार जी का जन्म कब हुआ बेटा? कृष्ण कुमार जी का जन्म हुआ, कृष्ण कुमार जी का जन्म, ठीक है, हुआ था। कब हुआ? आपको दिख रहा होगा कि सन 1951 में कृष्ण कुमार जी का जन्म हुआ। याद रखिएगा, सन 1951 में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समकालीन सामाजिक इतिहास को प्रभावित करने की खाली स्थान भी रखती है। समकालीन सामाजिक इतिहास को प्रभावित करने का क्या रखती है? सामर्थ्य, क्षमता, इच्छा, या इनमें से कोई नहीं। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है या हमारी शिक्षा है वो किसको प्रभावित करने में क्षमता, क्योंकि आप यहां ये देख लेना, अब यहां आता रखती है, सामर्थ्य रखती है, क्षमता रखती है, इच्छा रखती है, सारे स्त्रीलिंग है, लेकिन आपको बड़े देखना है कि समकालीन सामाजिक इतिहास को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यहां पर सामर्थ्य नहीं आता, इच्छा भी नहीं आता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द हैं कुछ मिलते जुलते हैं तो हम कुछ भी लिख देंगे। जो शब्द जिस वाक्य के साथ एकदम सुटेबल या बिल्कुल सही तरीके से बैठता है व्याकरणिक दृष्टि से, वही उसका सही जवाब होता है। ठीक है, हम किसी भी पर्यायवाची को वहां पर नहीं रख सकते हैं। अब तो पहले ही दिया है, खाली स्थान के प्रयोग से पानी और मिट्टी के विषैले होने का खतरा है। किसके प्रयोग से पानी और मिट्टी के विषैले होने का खतरा है या डर है? तो गोबर खाद, पॉलीथीन, रासायनिक खाद और कीटनाशक, या फिर उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि कभी भी गोबर की खाद के प्रयोग से पानी और मिट्टी विषैले नहीं होते। मतलब मिट्टी में गोबर की खाद ही सबसे ज्यादा लाभदायक होती है, फायदेमंद होती है। तो ये दोनों तो एकदम गलत है। अब बात आ रही है पानी और मिट्टी की, तो विषैले होने का खतरा सबसे अधिक रहता है रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि चाहे वे ग्रामीण इलाके हों, किसान भरपूर मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। अत्यधिक उपज चाहिए, रासायनिक, है ना, कीटनाशक, रासायनिक छिड़काव, ये यूरिया वगैरह जो खाद रहती है उसका, उर्वरक, उनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे फसल की उपज तो 4 गुना हो रही है, लेकिन मिट्टी की उर्वरकता नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की फर्टिलिटी एकदम नष्ट होती जा रही है, जो कि भविष्य के लिए खतरा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज शिक्षा का बहुत ही खाली स्थान सामाजिक चरित्र उभर आया है। कैसा चरित्र उभर आया है? पहला दिया है अनुकूल। अनुकूल का अर्थ क्या है? बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं, हमारे अनुरूप, अनुकूल, जिसमें हम सभी अपने आप को अडॉप्ट कर सके। क्या शिक्षा का ऐसा ही रूप है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, हम सब के लिए बहुत उपयोगी है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी है? आज शिक्षा का बहुत ही, या फिर प्रतिकूल, प्रतिकूल उल्टा जाएगा, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल, जो चाहिए वो शिक्षा में शामिल नहीं है, जिससे बच्चे का भविष्य
निर्मित हो सके वो शिक्षा में शामिल नहीं है, या जिससे बच्चा बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने हाथों में कुछ कला सीख सके, कुशलता उसके हाथों में मतलब डेवलप हो सके, तो क्या प्रतिकूल है? प्रतिकूल मतलब ये सब नहीं है? क्या शिक्षा हमें आगे बढ़ने में सहायक है, बच्चे के लिए सही है? तो आज शिक्षा का बहुत ही आया है, सामाजिक चरित्र उभर कर आया है। तो पाठ में स्पष्ट रूप से लिखा था अनुकूलता या उपरोक्त सभी, तो पहला, तीसरा और चौथा तो हो नहीं सकता। पहला है नहीं तो बचा क्या है? दूसरा प्रतिकूल, मतलब ऐसा चरित्र उभर कर सामने आया है जिससे बच्चे का, देश का, समाज का भविष्य खतरे में नजर आता है। पंचायती राज का पुनरुदय एक कैसी प्रक्रिया है? ऐतिहासिक, दूसरा इतिहास, तीसरा वर्तमान, चौथा कोई नहीं। तो पंचायती राज का पुनरुदय एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। बड़े सकारात्मक सोच के साथ पंचायती राज की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया ताकि संपूर्ण जो हमारा देश है उसका भविष्य सुनहरा हो जाए। इसी सपने के साथ पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। लेकिन अभी हमने पढ़ा था ना कि पंचायती राज में या पंचायतों के हाथ में वो शक्तियां नहीं दी जा रही हैं जिससे वे अपना और अपने गांव का विकास कर सकें, या यूं कहें कि नाम के लिए कोई सरपंच है लेकिन उसका दिमाग किसी और के नियंत्रण में है। जैसे हमने चर्चा की थी ना कि कभी रिजर्व्ड आरक्षित सीटें कि महिला के लिए सरपंच की है, या फिर अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए अलग अलग तरीके से पंचायत में जो मुखिया रहता है सरपंच, उसके लिए चुनाव होते हैं पंचों द्वारा, इनके द्वारा। तो फिर वहां पर जो सरपंच बनता है क्या वास्तव में वो लीडरशिप कर पाता है? वास्तव में वो सारे जो नियम, कानून, धन, पैसा जो भी सरकार की तरफ से आता है वो अपने अंडर रखते हुए उनका प्रयोग कर पाता है? बिल्कुल नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि हम गांव से ही संबंध रखते हैं। और बिल्कुल आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, ऐसा मैं लग रहा है, यदि आप गांव में जानते हैं कि हाँ भाई सरपंच कोई बनेगा सरपंच, दिमाग किसी का चलेगा, कहाँ पैसा आया, गोलमाल है, सब गोलमाल है, सब गड़बड़ हो जाता है। तो है तो ये बड़ी ही ऐतिहासिक और बड़े अच्छे से सोच विचार के साथ पंचायती राज का गठन हुआ। अगला है, देश में आज प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में काफी क्या आया है बताइए? स्वदेशी आया है, बदलाव आया है, विदेशी आया है, या उपरोक्त सभी? क्या लगता है आपको कि देश में आज प्राथमिक शिक्षा में काफी, बताइए? यस, बिल्कुल आपने भी वही सोचा होगा कि काफी बदलाव आया है। वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति की वजह से हमारे गांव की जमीनें, हरित क्रांति की वजह से हमारे गांव की जमीनें हुई हैं। कैसी हो गई हैं बेटा? याद कीजिए क्या चर्चा हुई थी। हरित क्रांति में अधिकतर सोयाबीन की फसल बना देती है मिट्टी को एकदम कड़क, ऐसा बिल्कुल पत्थर की तरह। और मिट्टी यदि पत्थर की तरह हो जाए तो वो कैसी हो जाती है? बर्बाद हो जाती है, आबाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, या उपरोक्त सभी हो जाती है। तो हरित क्रांति की वजह से हमारे गांव की जमीनें हुई हैं बर्बाद। क्यों हुई? क्योंकि उनकी जो उर्वरकता थी, उर्वरकता वो नष्ट हुई, ठीक है, और पूरी तरह से वे बंजर भूमि की तरह हो गई। समझ में आया? ठीक है, चलो। विदेश में खालिस्तान के लिए जाते समय अपनी मां से विदाई लेते समय उसके द्वारा प्रकट किए गए उद्गार से कमारा अत्यंत प्रभावित हुआ। अब जब बच्चा मां से विदा होकर जा रहा है, सिर्फ
ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ स्कूल जा रहा है, टाटा बाबा मम्मा या मम्मी मैं जा रहा हूँ अभी आ जाऊंगा, नहीं। या फिर बाय मम्मा मैं अभी मामा के घर जा रहा हूँ या चाचा के घर जा रहा हूँ कल परसों शाम को या जो भी है 2-4 दिन में, नहीं। वो अब जा रहा है बच्चा ना केवल अपना गांव, ना केवल अपना शहर, बल्कि अपना देश छोड़कर वो विदेश जा रहा है। और जब वो अपनी माँ के पास आता है, विदेश में के लिए जाते समय अपनी माँ से विदाई, घूमने, विद्या अध्ययन, रहने, तो वे तो जा रहे थे विद्या अध्ययन के लिए। अगला है गांव के बच्चों की शिक्षा नामक पाठ किस प्रकार की रचना है? विचारोत्तेजक, निबंध, कहानी या उपरोक्त सभी? तो बेटा ये है विचारोत्तेजक। अगला है प्राथमिक शिक्षा भारत में असफल है क्या? बताइए किस तरह की शिक्षा रही है प्राथमिक शिक्षा हमारे भारत देश में, सफल रही या असफल? हाँ, शिक्षा हम कह सकते हैं कि भाई सफल रही, असफल रही, कैसा लगता है आपको कि प्राथमिक शिक्षा भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो सफल रही है, असफल रही है? तो ईमानदारी के कारण, लूट खसोट के कारण, काम ना करने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आ जाएगा लूट खसोट, जिसमें आ जाएगा भ्रष्टाचार, लालच, धन लिप्सा, अपने आप का पेट भरने की जो लालसा है, दूसरों का धन छीन कर खाने की जो मंशा है, मंशा भी नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे भ्रष्टाचार, धन लोलुपता, धन लिप्सा, ठीक है, लूट खसोट भी कहेंगे, क्योंकि एक तरह से शांतिपूर्वक चुपचाप से लूट ही तो चल रही है, किसी को पता ना चले सरकार द्वारा धन भेजा जा रहा है इतना, और कितना मिल रहा है उन ग्रामीण वासियों को? 10 में से 1 मिल रहा है, बाकी सब पेट भर रहे हैं। और उनका पेट कभी भरता नहीं है, उनकी जेबें कभी भरती नहीं है, जेब खाली की खाली। ये है स्तर। लूट खसोट के कारण प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से रही असफल। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह से गांव की शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा प्रभावित हुई है लोगों की नीयत के कारण, और मैं आपसे आपके विचार जानना चाहती हूँ। आप में से बहुत से बच्चे गांव में रहते हैं, कई बच्चे कमेंट्स भी करते हैं कि हाँ मैम हम गांव में रहते हैं। तो आप बताइए कि प्राथमिक या फिर सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? क्या सभी माता पिता अपने बच्चों को खुशी खुशी प्राथमिक शाला यानी कि सरकारी स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? क्या ये जो पाठ हमने पढ़ा कृष्ण कुमार जी का वो बिल्कुल सही है या फिर कुछ बदलाव आए हैं? यदि वर्तमान स्थिति को देखा जाए और थोड़े से हम 30-40 साल पुराना सोचें, इतिहास को खंगालें, हमारे समय की हम बात करें, तो तब में और अब में हमें थोड़ा अंतर लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है? उत्तर बताइएगा जरूर। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।